बिहार की राजनीति संसद में जोरों के ठहाके या फिर जातिगत राजनीति, इन सब शब्दों के साथ सबसे पहला नाम जो हम सबको हिट करता है वो है लालू प्रसाद यादव। बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। सारा झूठा हुआ कि लालू को कमजोर करो, लालू को कमजोर करो। लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका तो ये कौन होता है कमजोर? मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया। आज हम बात करेंगे भारतीय संसद के एक बहुत ही प्रमुख चेहरे की, फुलवरिया के एक गरीब किसान परिवार के बेटे की। एक ऐसा शख्स जिसकी चर्चा केवल बिहार नहीं बल्कि देश के हर गांव गली गलियारों में अक्सर होती रहती है। कभी वो चर्चित होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हुए, कभी चर्चित होते हैं विपक्ष को अपने ठेठ अंदाज में कटाक्ष करते हुए, और कभी हमारे कानों को सुनने को मिलते हैं उनके कुछ ऐसे जुमले, ए बुड़बक, तबला बाजे धिन धिन, एक नमो पर 3-3। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है इतिहास, और मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया। आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक यात्रा पर, उनके राजनीतिक उदय के इतिहास पर। यादव का पहला राजनीतिक कदम 1970 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव था, और बाद में 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर केवल 29 वर्ष की आयु में 9वीं लोकसभा के लिए वह चुने गए। जी हाँ, जब वो राजनीति में आए तो वो केवल 29 वर्ष के थे। अब चलते हैं 1980 से 1988 की तरफ, जब कर्पूरी ठाकुर बिहार में विपक्ष के नेता थे, और उस दौर में बिहार की जातीय समस्या पीक पर थी और जाति वर्गों में कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता घट रही थी। बिहार की जनता अब किसी और में अपना नेता खोजने लगी थी, और इसी बीच 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। और कर्पूरी ठाकुर के बाद जब विपक्ष के नेता चुनने की बात सामने आई तो देवीलाल और शरद यादव ने लालू का नाम सामने रख दिया और उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में चुन लिया गया। 1988 से 1990 तक लालू विपक्ष के नेता की भूमिका में थे। इसी रूप में लालू ने जातीय समीकरण बनाने का प्रयास किया। इसके बाद 24 अक्टूबर 1989 को भागलपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए, और यह दंगा लगभग 2 महीने तक चला। इन दंगों ने न जाने कितनों के घर उजाड़े, न कितनों की जिंदगियां तबाह कर दी, और लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की इन दंगों में जान चली गई। हालांकि इस परिस्थिति को लेकर जनता के मत में पुलिस और सरकार दोनों के प्रति बेहद आक्रोश था कि कैसे सरकार इस जटिल परिस्थिति को नहीं संभाल पा रही है, और अक्सर ऐसा ही होता है। और जनता के गुस्से को देखते हुए कांग्रेस के आला कमान ने उस समय के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह को हटाकर जगन्नाथ मिश्र को बिहार का सीएम बना दिया। पूरे राज्य के मुसलमानों का अब कांग्रेस पर से विश्वास उठ रहा था। लोग अपना एक नया नेता चुन रहे थे, सोच रहे थे। मुसलमान अपने लिए एक नया नेता तलाश कर रहे थे, और सरकार की इस लापरवाही की वजह से लालू ने पीड़ित मुसलमानों की जमकर सहायता की। मुस्लिम अपना नया नेता तलाश ही रहे थे, उधर लालू ने दंगे के समय लोगों को मदद पहुंचाकर मुसलमानों का भरोसा जीता। यादव समाज तो पहले से ही लालू के पक्ष में थे ही, और यहीं से शुरू हुआ लालू का M&Y। 1989 में फिर लोकसभा चुनाव हुआ, और इस चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस की जड़ें हिलाकर रख दी। हुआ ऐसा कि कांग्रेस 404 सीटों से गिरकर 197 सीटों पर ढेर हो गई, और जोड़ तोड़ करके नेशनल फ्रंट पार्टी ने अपनी सरकार बनाने का दावा केंद्र में पेश कर दिया, और इसी तरह एक बार फिर गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। इसी दौरान 1990 में भी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, और ये चुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा। कांग्रेस कुल 71 सीटों पर ढेर हो गई, और जनता दल को पूरी 121 सीटों पर
जीत हासिल हुई। यूं तो किसी भी सीट को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, पर इस बार जनता दल सूबे की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चर्चा उस समय पीक पर थी और सियासी बयार भी अपनी गति पकड़ी हुई थी। एक ओर प्रधानमंत्री बीपी सिंह राम सुंदर दास को सीएम के रूप में देख रहे थे, वहीं टकराव था चंद्रशेखर सिंह के साथ उनका। वो रघुनाथ झा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और इसी टकराव को टालने के लिए देवीलाल ने लालू का नाम सामने रख दिया। और हुआ ऐसा कि पार्टी में शरद यादव, नीतीश कुमार जैसे नेताओं का उन्हें समर्थन मिल गया, उन्हें साथ मिल गया। इसके बाद विधायक दल में सबसे अधिक मत मिलने पर लालू को 10 मार्च 1990 के दिन गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते देखा गया। स्वतंत्रता के बाद 25वें और पटना राजभवन के बाहर पहले मुख्यमंत्री, वह स्थान जहां 16 साल पहले जेपी की छाया में उन्होंने राजनीति की दीक्षा ली थी। लालू सीएम बन तो रहे थे, लेकिन लालू भी शायद इस बात से अच्छे तरीके से सहमत थे। वो इस बात को जानते थे कि उनकी सरकार समर्थन की सरकार है और कभी भी ये सरकार टूट सकती है। और उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से पता थी कि जिस स्थिति में बिहार संभाला गया है, केवल विकास से ही सीएम की कुर्सी की अवधि बढ़ सकती है, वो लंबे अंतराल तक सीएम बने रह सकते हैं। तो लालू ने पिछड़े वर्गों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। कभी साइकिल पर चढ़ बस्तियों में घूमने लगते थे, तो कभी गाय दुहने लगते थे, कभी बस्तियों में जाकर बैठने लगते तो गरीबों के घर खाना खाने लगते। जनता का दिल जीतने का काम जोरों पर लालू ने कार्यकाल संभालते ही शुरू कर दिया था। और वहीं लालू की राजनीति भी जोरों पर थी। कभी किसी दूसरी पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी में जोड़ने का काम किया जाता, तो कभी समर्थन के बदले बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया जाता, मतलब कि समर्थन दो और मिनिस्टर बनो। और खास बात यह रही कि लालू के दौर में 76 मंत्री बन गए थे, जो इतिहास में पहली बार हुआ था। जो भी उनका साथ देता वह उसे मिनिस्टर बनाते थे। कुर्सी बचाने के लिए लालू ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। संकर्षण ठाकुर की किताब बंधु बिहारी में लिखा गया है कि 1991 के समय लालू उन्माद बन गए थे। जितने घटक उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे और विरोधी उनको तबाह करने का प्रयास करते रहते थे। लालू हमेशा से जानते थे कि भूरा बल हटाओ, यानी कि ऊंची जातियों का सफाया करो, भूमिहार, रा यानी कि राजपूत, ब यानी कि ब्राह्मण और ल यानी कि लाला मतलब कि कायस्थ। वे जानते थे कि यह अभियान सामाजिक विभाजन को और गहरा करेगा। वहीं 1991 के लोकसभा चुनावों ने लालू के इस अभियान का अंत कर दिया और दूसरा आरंभ कर दिया। वे इस बार अपने रथ पर सवार हुए और बस्तियों में जाकर लोगों को भड़काना उन्होंने शुरू कर दिया। उनके शब्द थे, इन लोगों ने हजारों सालों से आप लोगों पर अत्याचार किया है, शोषण किया है, इन्होंने आपको मजदूर बनाया है और फल अपने लिए रख लिए हैं। बता दीजिए इन्हें कि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। बता दीजिए उनका समय समाप्त हो गया है और कमान अब आपके अपने हाथों में ले ली है। बिहार में क्रांति आ गई है और शोषण करने वालों को अब बाहर कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। ये लालू के शब्द हुआ करते थे जब वो बस्ती में रथ पर सवार होकर निकलते थे। लालू की राजनीति विभाजन की और निशाना साधना, ऊंची जाति वाले जिनके राजनीतिक प्रवक्ता कांग्रेस और भाजपा थे, उनकी जितनी आलोचना करते थे, उतना ही मुसलमानों और पिछड़ी जातियों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जाती थी। ये बंधु बिहारी की ही किताब में लिखा हुआ है। भारत की केंद्रीय राजनीति में 1996 से 1998 के दौर को सबसे अस्थिर माना जाता है। तब लालू प्रसाद यादव जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्हें पार्टी की कमान एसआर बोम्मई का नाम हवाला कमांड में आने के बाद मिली थी। लालू उस दौर में अमूमन कहा करते थे कि हवाला ने जनता दल को मेरे हवाले कर दिया। यानी लालू ने जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया तब वे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। और खास बात यह भी थी कि उनकी ही पार्टी के नेता प्रधानमंत्री थे। राजनीति में इससे सुनहरा समय क्या ही हो सकता है। लेकिन इसी दौर में सीबीआई ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का फैसला लिया। दरअसल चारा घोटाले में लालू प्रसाद की संलिप्तता की सीबीआई जांच की फाइल वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार के दौरान खुल गई थी, लेकिन उसे आगे बढ़ाने का काम
एचडी देवगौड़ा की सरकार के समय किया गया था। बिहार में समाजवादी राजनीति पर लंबे समय से जुड़े रहे प्रेम कुमार मनी कहते हैं कि एचडी देवगौड़ा परिस्थितिवश प्रधानमंत्री तो बन गए थे, लेकिन वे लोकप्रिय नेताओं से कॉम्प्लेक्स महसूस करते थे और पहले उन्होंने हेगड़े को हटवाया और उसके बाद लालू जी पर अंकुश लगाने का रास्ता उन्हें मिल गया था, ऐसा इन्होंने लिखा। इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा कई जगहों पर इसका जिक्र किया है कि देवगौड़ा लालू को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक प्रसंग में यह भी लिखा कि मुझे पता चला है कि लालू प्रसाद यादव पीएम निवास पर 2.5 घंटे तक बैठे रहे थे, जब तक कि देवगौड़ा के सीबीआई डायरेक्टर को वहां नहीं बुलवा लिया गया था। कई राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की नाराजगी की कीमत के चलते ही देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ा था। चारा घोटाले की जांच को लेकर लालू यादव शरद यादव के साथ कई बार देवगौड़ा से मिल चुके थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि हमारा ही प्रधानमंत्री हमारे काम नहीं आ रहा है। देवगौड़ा की मुश्किल तब बढ़ गई जब कांग्रेस में नरसिम्हा राव की जगह सीताराम केसरी का दौर शुरू हुआ था। लालू प्रसाद यादव और सीताराम केसरी की आपस में बहुत बनती थी। लालू सार्वजनिक तौर पर उन्हें चाचा केसरी कहते थे। सीताराम केसरी के संयुक्त मोर्चा सरकार से समर्थन वापस लेने की वजहों पर प्रेम कुमार मनी कहते हैं कि देवगौड़ा को प्रधानमंत्री के तौर पर देखकर कई लोगों के मन में प्रधानमंत्री का ख्याल उस दौर में आ रहा था जब सीताराम केसरी भी उनमें से एक थे। अपनी आत्मकथा में इंद्र कुमार गुजराल ने यह भी लिखा है कि निजी बातचीत में कभी सीताराम केसरी ने टॉप पोस्ट के लिए इच्छा नहीं जताई थी, लेकिन देवगौड़ा सरकार में समर्थन वापसी के बाद उन्होंने सरकार बनाने की दिलचस्पी जरूर दिखाई थी। देवगौड़ा की जगह संयुक्त मोर्चा में इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया। गुजराल को भी लालू प्रसाद यादव की पसंद बताया गया था, पर उनके शासन में भी सीबीआई का शिकंजा लालू प्रसाद पर कसता गया। ऐसी एक दोपहर सीबीआई के प्रमुख जोगिंदर सिंह ने मीडिया चैनलों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम लोगों के पास जो सबूत हैं उसके आधार पर हम बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे। हम उसकी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। लालू ने जब पीएम गुजराल को फोन किया उसकी भी बात बता देते हैं। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी पुस्तक द ब्रदर्स बिहारी में लिखा है कि लालू प्रसाद यादव उस दिन सुबह सुबह अपने परिवार के साथ एक आयोजन में अपने गांव निकल गए थे। वापस घर लौटने के बाद जब उन्होंने टीवी खोला तो दिन की सबसे बड़ी खबर नजर में यही आई और वो भड़क गए। उन्होंने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को फोन करके कहा, क्या हो रहा है ये सब क्या बकवास करवा रहे हो? एक पीएम को हटाकर आपको बनवाया है और आप भी वही काम कर रहे हो। संकर्षण ठाकुर के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने 27 अप्रैल 1997 को उस रात को संयुक्त मोर्चा के तमाम बड़े नेताओं यानी कि चंद्रबाबू नायडू, ज्योति बसु, इंद्रजीत गुप्ता और शरद यादव को फोन किया था। सब ने उनसे यही कहा कि अगर चार्जशीट दाखिल होती है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गुजराल ने लिखा है कि उन्हें प्रधानमंत्री बने एक ही सप्ताह हुआ था और ना तो उन्हें इस घोटाले के बारे में कुछ देखा था और ना ही उन्हें पता था, और ना ही पदभार संभालने के बाद वे सीबीआई के किसी अधिकारी से मिले थे। उन्होंने यह बात प्रेमचंद गुप्ता और कपिल सिब्बल के सामने भी दोहराई। लालू प्रसाद यादव पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा था और उनके साथी उनका साथ छोड़ते जा रहे थे। आखिर में 17 जून 1997 को बिहार के राज्यपाल AR किदवई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद भी लालू प्रसाद यादव ये दोहराते रहे कि उन्हें साजिश का शिकार बनाया जा रहा है और ये बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि जिस तरह से सिलेक्टिव होकर लालू को फंसाया गया और जिस तरह से उन्हें एक ही मामले में कई बार सजा दी जा रही थी, यह सब लोग समझ रहे हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आज लालू के साथ हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब होते हुए मैंने नजदीक से देखा है। इसके बाद लालू का जनता दल के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया।
उनकी इस जिद से संयुक्त मोर्चा सरकार के सामने भी संकट बढ़ रहा था। इस मुद्दे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों ने इंद्र कुमार गुजराल पर दबाव बनाना शुरू किया कि वे लालू प्रसाद यादव का इस्तीफा करवाएं। राज्य के राज्यपाल की अनुमति के बाद जनता दल के अंदर से भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ विरोध की आवाज आने लगी थी। रामविलास पासवान और शरद यादव ने उनके इस्तीफे की मांग की, नहीं तो गुजराल पर लालू यादव को सरकार बर्खास्त करने का दबाव बढ़ रहा था। इन सब के बीच आखिर में जनता दल के अध्यक्ष पद का चुनाव आ गया और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को चुनौती दी थी। लालू प्रसाद यादव ने अपनी एक किताब राजनीतिक यात्रा गोपालगंज टू रायसीना में राष्ट्रीय जनता दल के गठन की वजह बताते हुए कहा कि जुलाई 1997 में पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। मैं नहीं समझ पाया कि आखिर शरद जी ने किन वजहों से आखिरी समय में अध्यक्ष पद की दौड़ में कूदने का फैसला किया। मैं अपने नेतृत्व में पार्टी को जीत दिला रहा था। बिहार में दूसरी बार सरकार बन गई थी, केंद्र में सरकार थी, उन्हें मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा पार्टी अध्यक्ष पद पर मुझे हटाकर काबिज होने की हो गई थी। यहां मेरा धैर्य खत्म हो गया और मैंने सोच लिया कि अब काफी समय हो गया है, हद हो चुकी है। इस चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपने सहयोगी रघुवंश प्रसाद सिंह को निर्वाचन अधिकारी बनाया था और शरद यादव इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने रघुवंश प्रसाद सिंह को हटाकर मधु दंडवते को निर्वाचन अधिकारी बना दिया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए शरद यादव ने पार्टी की कार्यकारिणी में अपने समर्थकों की संख्या इतनी कर ली थी कि लालू प्रसाद यादव को अंदाजा हो गया था कि अगर वे चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार निश्चित होगी। वहीं शंकरचंद ठाकुर ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि 4 जुलाई को आई.के. गुजराल ने अपने घर पर सभी सहयोगी दलों के नेताओं को खाने पर बुलाया था, यानी कि डिनर पर बुलाया था। लालू उस पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने पार्टी में ही गुजराल से यह भी कहा कि आप शरद यादव से कहिए कि वे चुनाव से हट जाएं, मैं पार्टी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन इंद्र कुमार गुजराल ये प्रस्ताव शरद यादव से कहने की स्थिति में भी नहीं थे। शंकरचंद ठाकुर ने यह भी लिखा है कि लालू प्रसाद यादव ने गुजराल को दूसरा प्रस्ताव यह भी दिया कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दे देंगे, लेकिन अध्यक्ष पद को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि तब तक यह तय हो चुका था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से देर सवेर इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस रात के बाद अगली सुबह 5 जुलाई को बिहार सदन में लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के गठन का ऐलान कर दिया था। उनके नेतृत्व में पार्टी के 22 सांसदों में 16 सांसद शामिल हुए और 6 राज्यसभा के सांसदों ने भी लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी का नाम रखा था राष्ट्रीय जनता दल। इस नाम का सुझाव भी उन्हें समाजवादी राजनीतिक के कद्दावर नेता रहे रामकृष्ण हेगड़े ने दिया था। इसका जिक्र लालू प्रसाद ने अपनी किताब गोपालगंज रायसेना में भी किया है। यहाँ जानना यह भी दिलचस्प होगा कि लालू ने जनता दल अध्यक्ष रहते हुए देवगौड़ा के कहने पर रामकृष्ण हेगड़े को जनता दल से निकाल दिया था। लालू प्रसाद यादव के 5 जुलाई 1997 को पार्टी का गठन करने से ज्यादा लोग उस समय अचरज में पड़ गए जब 24 जुलाई 1997 को उन्होंने दुनिया को चौंकाते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। बिहार को इसके साथ ही पहली महिला मुख्यमंत्री मिली। लेकिन लालू प्रसाद यादव की इस रणनीतिक फैसले की खूब आलोचना हुई, लेकिन इस बहाने सरकार की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथों में ही बनी रही। 30 जुलाई 1997 को उन्होंने चारा घोटाला मामले में सरेंडर किया और उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाइयों का दौर चलता रहा। पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस सफर में तमाम उतार चढ़ाव देखे। साल 2000 में राबड़ी देवी थोड़े कम बहुमत के साथ सरकार में वापसी करने में कामयाब तो हुई, लेकिन तब तक लालू प्रसाद के 2 साले साधु यादव और सुभाष यादव की पार्टी में चलने लगी थी। 2004 में लालू प्रसाद केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने और उनके सहयोगी रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री बने। राज्य में 15 साल के शासन में सामाजिक न्याय की तस्वीर बेहतर जरूर हुई, लेकिन अव्यवस्था और अपराध का बोलबाला बढ़ गया था।
इन सब के चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने साल 2005 में राजद को बाहर का रास्ता दिखाया। महागठबंधन ने फिर ताकत दिखाई। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी महज 4 सांसदों तक सिमट गई। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई। जब लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक रूप से खत्म होने की चर्चा होने लगी थी, तब उन्होंने नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाकर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी के संसाधनों को साल 2015 में रोक दिया। नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 20 महीने बाद उन्होंने फिर से पाला बदल लिया। चारा घोटाले के मामले में सजा मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव की संसद सदस्यता चली गई और सक्रिय राजनीति में वे हिस्सा नहीं ले सकते थे। पहले पत्नी और फिर बच्चों को राजनीति में लाने के चलते लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को याद रखना क्यों जरूरी है? दिलचस्प यह भी है कि जिस चारा घोटाले ने लालू प्रसाद की छवि को दागदार बनाया, उसकी जांच मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खुद शुरू कराई थी। 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में सरकारी पैसों की लूट का सिलसिला बिहार में 80 के दशक से चल रहा था। बहरहाल इसमें कुल 64 मामले दर्ज हुए थे और इनमें 6 में लालू प्रसाद भी अभियुक्त बनाए गए। इसके एक मामले चाईबासा में 37.7 करोड़ रुपए की निकासी और उसमें धांधली के आरोपों में लालू दोषी करार दिए गए। उनमें 5 साल की सजा उन्हें मिली और इसी सजा के चलते ही चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी लग गई। तनवीर हसन बताते हैं कि हमारी पार्टी को लोग कई तरह से आंकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव और हमारी पार्टी केवल 2 पहियों पर चल रही है। सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव, इन दोनों मुद्दों पर लालू प्रसाद यादव ने बीते 25 साल में कोई समझौता नहीं किया है। यही हमारी पार्टी की ताकत है और यही हमारी पूंजी भी है। लालू प्रसाद के जेल जाने से पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट जरूर आया, लेकिन उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान अकेले नेतृत्व करते हुए राज्य में पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित उसे कर दिखाया। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की छवि को ठीक करने और जातिगत समीकरणों के हिसाब से सामाजिक दायरा बढ़ाने की है। यह था लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक इतिहास। आप देख रहे थे दैनिक जागरण का एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है इतिहास। यहां हम बात करते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास के पन्नों की सिहाई की। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।